हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ हिस्ट्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं इसके कंप्लीट आंसर को। तो हम लोग एक से लेकर के 30 तक के प्रश्नों को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के आई बटन से जाकर के पहले पार्ट 1 वीडियो देखें, फिर पार्ट 2 में स्विच करें। तो चलिए देखते हैं, हम अब इसके प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं और इसको किस प्रकार से हम लोग आंसर दे सकते हैं, इसको भी देखते हैं। देखिए, 31वें नंबर प्रश्न का आपका सवाल कहता है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो आपका बिस्मार्क जो था वो हेगेल की विचारधारा से प्रभावित था। बढ़ते हैं अपने 32वें नंबर प्रश्न की ओर। 32वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? तो यहाँ पर अगर 32वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 32वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप कह सकते हैं ऑस्ट्रिया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 33वें नंबर प्रश्न का। तो 33वां नंबर प्रश्न आपका कहता है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो यहाँ पर जो है नेपोलियन ने जर्मनी में राइन राज्य संघ की स्थापना की थी, यानी 33वें नंबर प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 34वें नंबर प्रश्न की ओर और इसको समझने का प्रयास करते हैं। 34वां नंबर प्रश्न कहता है आपका, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये हुआ था आपके सेडोन का युद्ध, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने 35वें नंबर प्रश्न की ओर। जर्मेनिया क्या था? तो जर्मेनिया अगर 35वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 35वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक प्रकार का जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। बढ़ते हैं अपने 36वें नंबर प्रश्न की ओर, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हमारा 36वां नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार कहता है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 36वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 36वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1871 ईस्वी में इसका एकीकरण संभव हुआ था। उसके बाद जालवोरिन एक संस्था थी, तो जालवोरिन मुख्य रूप से व्यापारियों की संस्था हुआ करती थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है, सोडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो 38वें नंबर प्रश्न की ओर अगर हम लोग चर्चा करें तो 38वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोडोवा के युद्ध में आपके ऑस्ट्रिया की जो है पराजय हुई थी। बात कर लेते हैं बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क की अगर बात कर ले तो 39वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो बिस्मार्क एक प्रकार का कूटनीतिज्ञ था, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हिगेल कौन था? तो हिगेल ऑप्शन से आपके सामने जर्मन चांसलर, उसके बाद राजनीतिज्ञ, उसके बाद दार्शनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो 40वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो हिगेल एक प्रकार का दार्शनिक था, जो कि मुख्य रूप से आप कह सकते हैं इसने बहुत सारे व्यक्तियों को प्रभावित करने का काम किया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 41वां नंबर प्रश्न हमारा कहता है, सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 41वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो ये सेडोन नामक स्थान पर ये फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था? तो यहाँ पर देखिए 42वें नंबर प्रश्न की अगर चर्चा कर ले तो 42वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था। उसके बाद है आपका सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश से है? तो 43वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो इसका संबंध है जर्मनी के एकीकरण से। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो आपके सामने 44वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद बात कर लेते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आप कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ करके जा रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि भारतीय इतिहास में रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आप लोगों को इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 47वें नंबर का प्रश्न। 47वां नंबर प्रश्न आपका कहता है, सेडोन युद्ध कब हुआ था? तो 47वें नंबर प्रश्न की अगर चर्चा कर लें तो 47वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1870 ईस्वी के काल में सेडोन का युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो 48वां नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की बहुत अधिक भूमिका थी। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 ईस्वी में अगर 49वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। उसके बाद बात कर लेते हैं जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए आपके 50वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क जो है इसका उत्तरदायी था। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, इसको समझने का प्रयास करते हैं और इसको किस प्रकार से देख सकते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके 91वें नंबर प्रश्न का। बढ़ते हम अपने
52वें नंबर प्रश्न की ओर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसके 52वें नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या होता है। तो देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का एक स्रोत था, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनान का। आप कह सकते हैं यूनान का यूनान का साहित्य और विज्ञान एक प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। उसके बाद यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो यहाँ पर अगर तिरपनवें नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पर ये पराजय हुई थी तुर्कों की, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है 1829 ईस्वी की एंड्रियापुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो आप अगर 54वें नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा रूस के बीच मुख्य रूप से ये संपादित हुई थी। उसके बाद यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, तो यहाँ पर बात कर ले 55वें नंबर प्रश्न की, तो 55वां नंबर प्रश्न आपका कहता है तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनान, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इस पार्ट 2 वीडियोज़ में फिलहाल मैं आपके सामने इतने ही क्वेश्चंस रहने देता हूँ। पार्ट 3 वीडियोज़ भी जल्दी आने वाला है जिसमें और भी विषयों को और भी इतिहास के चैप्टर 1 के से संबंधित क्वेश्चंस को देखने वाला है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। या तो आप लोगों का एक टेलीग्राम का चैनल बना दिया जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को पीडीएफ दे दी जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।